तो बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना है वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो फिजिकल चेंज आप देख पा रहे हो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसका रूप बदल सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक पूरी पूरी तरीके से नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक। अच्छा, इट इज टेम्पररी चेंज। ये जो फिजिकल चेंज होता है ये टेम्पररी चेंज होता है, कुछ समय के लिए ही ये चेंज होता है, दोबारा फिर से उसी अवस्था में आया जा सकता है। लेकिन ये जो चेंज होता है केमिकल चेंज, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, परमानेंटली चेंज ये हो जाता है ना। अच्छा, उसके बाद इट इज़ रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बन गया है नया, तो उसको दोबारा फिर से पुराने ऑब्जेक्ट में बदला जा सकता है। ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार अगर ये चेंज हो गया तो दोबारा इनिशियल स्टेट में आप उसे नहीं ला सकते किसी भी चीज़ को। ठीक। तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। उसके बाद आप देख सकते हो द मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन दिस चेंज। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होगा उसका मास अल्टर नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। जो शुरुआत में मास है वही मास बाद में भी रहेगा। ठीक। मास इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन द मास ऑफ अ सब्सटेंस डज अल्टर इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मास सेम ही रहेगा। हो सकता है जो नया सब्सटेंस बनेगा, जो नई चीज़ बनेगी, उसका मास पुरानी वाली चीज़ से अलग हो। ठीक। तो इसमें पॉसिबल ये नहीं हो। समझ में आया। तो एग्जाम्पल में कुछ बता देता हूं, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को इवेपोरेट कर देना है, वाटर को गैस में बदल दो, है ना। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल कर रहे हो आप। कटिंग ऑफ पेपर, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस, दो सोल्यूशंस को मिला रहे हो। ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि इन सबको दोबारा फिर से इनिशियल स्टेट में आप ला सकते हो। ठीक। उसके बाद आप केमिकल चेंज में देखो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको आप जब बर्न करते हो तो जो नया सब्सटेंस बनता है वो एक क्या है, केमिकल चेंज है। बिकॉज उस नए सब्सटेंस से दोबारा मैग्नीशियम रिबन नहीं बनाया जा सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, मतलब इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसकी एक सुंदर सी डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस। ये वास्तव में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, प्रोसेसेस होती है, एक प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब एक कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी नई होती हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस को केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। अब हम ये सीखेंगे हाउ वी डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या हो गई है ना। हम क्या देखकर पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जैसे चेंज इन स्टेट, हमें स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। यानी एक सब्सटेंस अगर सॉलिड में है तो हो सकता है वो लिक्विड में बदल जाए, और एक सब्सटेंस अगर लिक्विड में है तो हो सकता है वो सॉलिड में बदल जाए। इसका ये मतलब है चेंज इन स्टेट हमें केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेगी। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, है ना। अगर कलर चेंज हो रहा है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो हम ये कह सकते हैं भाई क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, कि अगर दो सब्सटेंस आपने मिलाए और कोई गैस निकलने लगी, तब भी हम बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब दो सब्सटेंस अगर मिलाए, आपने देखा कि टेम्परेचर अचानक जो है चेंज हो रहा है, तब भी हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है या केमिकल रिएक्शन हो रही है दो सब्सटेंस के बीच में। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है या कब हो रही है, इन चारों चीज़ों को हम देख करके पता कर सकते हैं। अगर ये चारों चीज़ें हो रही हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक के हैं, तो आपको याद भी रखने होंगे, दिमाग में आपके होने चाहिए। ठीक। जैसे कि मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर।
जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो एयर में, तब भी क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी वाइट होता है ना, सिल्वरी वाइट होता है। लेकिन जब ऑक्साइड बनता है, जो राख होती है, जब जलेगा तो वो कैसा होता है, वाइट पाउडर बिल्कुल हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। इसका ये मतलब है यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और इसके साथ साथ जिस फ्लास्क में, जिस कांच के फ्लास्क में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, वो फ्लास्क थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यानी हीट इवॉल्व भी होती है। तो यहाँ पर देखो हीट इवॉल्व हो रही है और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो इन चारों में से कुछ भी होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी की है, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन हैं, इनको आपस में मिलाया तो हमें क्या मिला, लेड आयोडाइड नाम का एक सब्सटेंस मिला, एक कंपाउंड कह सकते हो मिला, जो कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट होता है ना। येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, प्रेसिपिटेट का मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है ये, है ना। तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। प्रेसिपिटेट समझ रहे हो ना, जैसे चाय को आप जब छानते हो तो चाय की पत्ती ऊपर आ जाती है, दिस इज व्हाट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वही वैसा ही एक सॉलिड जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है, लेकिन आपने देखा क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में बदल गया। तो यहाँ स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ भी रिएक्शन हो रही है। कौन सी, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब बात आती है केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो इसको भी देख लो जल्दी से। इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स। जब हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, किसी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के फॉर्मूले और सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो केमिकल रिएक्शन थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इसको हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में बदल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, या फॉर्मूला Mg होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो 9th क्लास में आप पढ़ते आए हो, MgO होगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये जो चीज़ बनी है, ये जो चीज़ लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक, जैसे ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 मैग्नीशियम हो गए तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम होने चाहिए, ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।